विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। और आपका लखनऊ आगमन हुआ है, कोई खास विषय को लेके आप लखनऊ बता रहे हैं? ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और उस आंदोलन को सभी राज्यों में सफल बनाने के लिए राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठकें हम आयोजित कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन हुआ है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल और कर्नाटक में जो हार मिली है भाजपा को, उसे सबक ले और पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन, 60 लाख जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको भरने, बेरोजगारों को रोजगार देना, ट्रेड यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद करना, लेबर लॉज को जो समाप्त करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं उसको, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार उसको वापस ले। अगर सरकार इन न्यायोचित मांगों की अनदेखी करेगी, निश्चित तौर से जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव जो नेक्स्ट ईयर होंगे उसमें कर्मचारियों को और उनके परिवारों की नाराज़गी का सामना सरकार को करना पड़ेगा। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है कि राज्य कर्मचारी के विभिन्न संगठन जो हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज़ उठाते हैं, आंदोलनरत होते हैं, और अगर देखा जाए तो वर्तमान में करीब 62 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं। आगे सर क्या स्थिति है? पेंशनर जो पुराने हैं वो 62 लाख के करीब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का आंकड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली है, अगर इस देश के मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं तो इस देश के जो करोड़ों कर्मचारी हैं उसको ये हक से वंचित क्यों किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। सरकार इसको जो आंदोलन चल रहे हैं, पहले तो सरकार का ये कहना था, स्वयं प्रधानमंत्री जी का ही, कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, राज्य सरकार इसको ना करें। लेकिन अभी एक केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है, लेकिन उस कमेटी का टर्म एंड रेफरेंस देखेंगे तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए नहीं है। पीएफआरडी एक्ट में कुछ संशोधन करके कुछ बीच से का रास्ता निकालने के प्रयास में वो कमेटी बढ़ाई है। लेकिन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का बिल्कुल दो टूक है कि जब तक पीएफआरडी एक्ट संसद के द्वारा रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी, इस देश में ये आंदोलन जारी रहेगा। और केवल पुरानी पेंशन ही इशू नहीं है, ये महत्वपूर्ण इशू है, लेकिन इसके साथ ही जो रेगुलाइजेशन है, संविदा आधार पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भारी आर्थिक, मानसिक और तरीके का भी शोषण हो रहा है। सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतनमान तक उनको नहीं मिल रहा। 10-10, 20-20 साल से वो रेगुलर ही हैं और अब सरकार क्या कर रही है, वर्क आउटसोर्स कर रही है। इट मीन्स वो जो कर्मचारी हैं वो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रहेंगे, वो ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगे। और ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, वो वेतन से कटौती तो हो रही है, लेकिन श्रमिक के खाते में वो नहीं जा रहा है। ना ही उनको समान काम समान वेतन मिल रहा है, ना रेगुलाइजेशन है। तो ये दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है कि तमाम प्रकार के संविदा आधार पर जो कर्मचारी लग रहे हैं उनकी नौकरी पक्की करें, पक्का होने तक समान काम समान वेतन, जॉब सिक्योरिटी दें और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार समान काम समान वेतन सुनिश्चित सरकार करे। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेके आपके उत्तर प्रदेश में विभिन्न संगठन हैं जो कि परिषद भी हैं, महासंघ भी हैं, ये आप बहुत अच्छा जान रहे हैं, लेकिन नियुक्तियों के बारे में आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि जो विभाग में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं? जो अभी हमने
इस मांग को प्रमुखता से उठाया और आपके चैनल के मार्फत से भी हम कह रहे हैं कि 60 लाख पोस्टें केंद्र में और राज्यों में ये खाली पड़ी हैं और ये पुरानी सेंसस स्ट्रेंथ के हिसाब से है और ये तब है जब बेरोजगारी चरम सीमा पर है और 60 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको भरने का सवाल है। लेकिन सरकार का ये कहना कि अगर कह नहीं रही है लेकिन भर नहीं रही, इसका मतलब क्या है? उसका ये मानना है कि इससे आर्थिक संकट और बढ़ेगा, लेकिन इससे आर्थिक संकट नहीं बढ़ेगा। आज सरकार को फ़ायदा हो रहा है कि 60 लाख लोगों को तनख्वाह नहीं देनी पड़ रही। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो कंज्यूमर हैं या जो आम जनता है वो भुगतना पड़ रहा है, उनको संतोषजनक सेवा नहीं मिल रही। दूसरा, बेरोजगार, आज पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। अगर 60 लाख को नौकरी देंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जनता को बेटर सर्विस मिलेगी, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमारा इसका मुद्दा ये भी है। अगला जो मुद्दा है, जो ये बोलते थे कि हम इस पब्लिक सेक्टर को मजबूत करेंगे, आज नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर आप जानते हैं कि ये जो सारा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है या जो हमारे PSUs हैं उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो ये जो निजी हाथों में दिया जा रहा है इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जिस जनता ने वोट दे करके सत्ता में बैठाया है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, सर्विसेज महंगी होंगी। यानी कि सरकार जन सेवाओं से अपना पिंडा छुटा करके इसको आउटसोर्स करके जनता को संकट में डालने का बात कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रही है? भाग रही है, कोशिश क्या कर रही है? भाग रही है, उसने फैसला ले रखा है। अब आप देखिए, ये जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, कोरोना काल में आपने देखा हुआ सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका है। पैसा भी है, हथियार भी है, टेक्नोलॉजी भी है। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी कहाँ हुई? वहीं हुई। हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बावजूद इसके ये कम कैजुअलिटी हुई। इसमें प्रधानमंत्री या किसी और का रोल नहीं है, ये इस देश के कर्मचारी मजदूर का मेहनत है। कि 91 से लेकर के हमने 22 हड़ताल करी हैं इस सार्वजनिक क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल, पुलिस नहीं होते तो जो कैजुअलिटी का आंकड़ा है ये 10 गुना ऊपर होता। तो कोरोना ने क्या साबित किया कि कोरोना जैसी महामारियों से अगर लड़ना है तो सरकारी विभागों को मजबूत करना पड़ेगा। जब कोरोना में बाप को भाई हाथ लगा के राजी नहीं था, भाई को भाई हाथ लगा के राजी नहीं था। जब सरकारी कर्मचारी मेडिकल, पैरामेडिकल, बिजली, पानी, टीचर सब जान जोखिम में डाल करके कोरोना से फाइट कर रहे थे। क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा था? पहली लहर में प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके चले गए, सेकंड लहर में पूरी तरीके से जम करके लूट मचाई। अगर आंकड़े इसके आ जाए कि सरकारी हॉस्पिटल में कितनी कैजुअलिटी है, प्राइवेट में कितनी चल रही है, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोज होकर के हो जाएगा। तो उससे सबक लेते हुए हम प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की बजाय अब सारी जन सेवाओं को हम निजी हाथों में दे रहे हैं। तो ये कैसा मतलब देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसका हम विरोध कर रहे हैं।